अब आती है ब्रदर्स ग्रिम की परी कथा, 12 नृत्य करने वाली राजकुमारियां। आराम से रहो। एक बार की बात है, एक गरीब लड़का था जिसे जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जिन किसानों के लिए उसने काम किया वे उससे खुश थे और हर कोई उसे काम पर रखना पसंद करता था। जब वो गांव से गुजरा तो लड़कियों ने एक दूसरे को सिर हिलाया और चुपके से उसकी देखभाल की। क्यों? एक कौवे के पंख के समान काले और एक या के समान लंबे उसकी गर्दन के चारों ओर बहने लगे। एक छोटी सी दाढ़ी उसके ऊपरी होंठ पर छाया की तरह उगाई और उसकी आंखें थीं, वे इतने सुंदर थे कि वे सभी लड़कियों को प्रसन्न करते थे। जब युवा लड़कियां अपनी गायों को कुएं पर ले गईं तो उन्होंने लड़के के साथ बातचीत शुरू करने का बहाना खोजा, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वे वहां थे। न तो बाएं और न ही दाएं देखते हुए उसने अपने झुंड को चरागाह में ले जाया और अपना काम किसी और से कहीं बेहतर किया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कैसे यह प्रबंध किया कि उसके झुंड की गायें कहीं और से बेहतर कर रही हैं और अधिक दूध दे रही हैं। वो उन्हें जहां कहीं चरने देता, घास मोटी और हरी भरी थी। वो निश्चित रूप से एक भाग्यशाली सितारे के तहत पैदा हुआ था जो कुछ खास के लिए नियत था, लेकिन वो खुद इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे ऐसा कभी नहीं लगा कि वह चुना हुआ महसूस कर रहा है और उसे पता नहीं था कि उसके लिए भविष्य क्या है। वे जैसे थे वैसे ही अपने आप में संतुष्ट थे, अपने काम में लगे रहते थे और किसी की बातों या कामों में आड़े नहीं आते थे। लेकिन ठीक यही कारण था कि दूसरे साथियों ने उसे चिढ़ाया और उसे सिंपलटन और डॉल्ट कहा। ऑयलिंग में वसंत ऋतु के एक अच्छे दिन में वह गायों को चराने से थक गया था और एक बड़े पत्तेदार पेड़ की छाया में सोने के लिए लेट गया। वो रंग बिरंगे फूलों से भरी एक खूबसूरत घाटी में था और सबसे खूबसूरत खिले हुए चेरी और सेब के पेड़। पास ही एक पहाड़ की तलहटी में एक बड़बड़ाता हुआ नाला बड़बड़ा रहा था, जिसकी तेज बड़बड़ाहट ने चरवाहे को धीरे से सोने के लिए कहा। वो जिस पेड़ की छाया में लेटा था वह इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शाखाएं बादलों को छू रही हों। कई पक्षी चहकते थे और घने पर्ण समूह में अपना घोंसला बनाते थे। उनके गायन ने सभी को आनंद से भर दिया। चरवाहे ने मुश्किल से अपना सिर घास में रखा था जब वो सो गया था। बहुत समय पहले उसने एक सुंदर सपना देखा था। उसने सपना देखा कि एक परी जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की किसी भी चीज की तरह सुंदर है उसके पास आई और उसे राजा के दरबार में जाने के लिए कहा, जहां वह अपना भाग्य बनाएगा। जब वह उठा तो उसने अपने आप से कहा, मेरे प्रिय, इसका क्या मतलब है? और उसने इसके बारे में अपने दिमाग को रैक किया। दिन भर उसने सोचा कि इस सपने का क्या मतलब होना चाहिए, लेकिन वह इसका अर्थ नहीं निकाल सका और नहीं समझ सका। उसे कभी नहीं लगा कि यह उसका भाग्यशाली सितारा हो सकता है जिसने उसे खुशी का रास्ता दिखाया। अगले दिन जब वह अपनी गायों को चरागाह में रख चुका था तो वह वापस पेड़ के पास गया, उसके पैर के पास सोने के लिए लेट गया और वही सपना देखा। जब वह उठा तो उसने अपने आप से कहा, मेरे प्रिय, यह जादू है, और वह सारा दिन इसी सोच में डूबा रहा। तीसरे दिन वो फिर से पेड़ के पास गया, लेट गया और फिर वही सपना देखा। लेकिन इस बार परी ने उसे धमकी दी कि अगर उसने वो करने से मना कर दिया तो उसे बहुत नुकसान होगा। वो तुरंत उठा, अपनी गायों को घर भगाया, उन्हें गौशाला में बंद कर दिया और अपने किसान के पास चला गया। किसान, एक आंतरिक आवाज मुझे बताती है कि मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए दुनिया में जाना चाहिए। मैंने लंबे समय तक आपकी ईमानदारी से सेवा की है, अब मुझे जाने दो और मुझे मेरी मजदूरी का भुगतान करो। तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो बेटा? क्या मैं तुम्हें जो भुगतान कर रहा हूं उससे संतुष्ट नहीं है? क्या तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं है? यही रहो, मैं तुम्हें उचित दहेज के साथ एक सुंदर पत्नी ढूंढूंगा। गांव बेहतर है कि आप हम सब की तरह यहाँ रहें और दुनिया भर में आवारा की तरह न भागें। हाँ किसान, जहाँ तक कोई भी संतुष्ट हो सकता है मैं हूँ। जहाँ तक भोजन का सवाल है मेरे पास पर्याप्त है और कर सकता हूँ। भगवान जानता है मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन अचानक यह मेरे ऊपर आ गया। मैं दुनिया में बाहर जाना चाहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता। जब किसान ने देखा कि लड़के को रहने के लिए मनाना बेकार है तो उसने उसे कुछ पैसे दिए। तब लड़के ने उसे अलविदा कहा और तुरंत शाही महल की ओर चल दिया। वो जल्द ही राजा के दरबार में पहुंचा और कोई काम मांगा। जब माली ने आलीशान आदमी को देखा तो उसने खुशी खुशी उसे नौकरी पर रख लिया। यह सच है कि उसके कपड़े बहुत खराब थे, जैसा कि एक चरवाहे के साथ कल्पना की जा सकती है, परंतु माली ने पहले उसे स्नान कराया और फिर उसे नए वस्त्र दिए जो उसके मुख पर बने। इसमें वो काफी हैंडसम लग रहे थे। सामान्य बागवानी के अलावा उसका मुख्य कार्य हर दिन फूलों के 12 छोटे गुलदस्ते बनाना और राजा की 12 बेटियों को सुबह की सैर के लिए बगीचे में आने पर उन्हें भेंट करना था। ये 12 राजकुमारियां मुग्ध थीं और वे तब तक शादी नहीं कर सकती थी जब तक कि एक आदमी को उनके आकर्षण का रहस्य नहीं पता चला और उनमें से एक को उससे प्यार हो गया। वे नाचने के शौकीन थे और हर रात वे सफेद रेशमी चप्पलों की एक जोड़ी पर नाचते थे, लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ हो रहा है। राजा अपनी बेटियों के नृत्य पर खर्च किए जाने वाले धन से दुखी था जूते, लेकिन वह उनकी शीतलता से और भी अधिक दुखी था, क्योंकि देश के महान पुत्रों में से किसी ने भी महल में प्रवेश करने वालों के रूप में उनकी दृष्टि में दया नहीं पाए। इसलिए उन्होंने एक घोषणा जारी की कि जो कोई भी यह पता लगा सकता है कि उसकी बेटियों ने इतने जूते कहाँ नृत्य किए हैं, वो अपनी पसंद की किसी भी राजकुमारी से शादी कर सकता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी। सभी जानते थे कि राजकुमारियों को रात में एक साथ एक कमरे में ले जाया जाता था जो उसके सामने 9 लोहे के दरवाजों से भारी ताले से बंद था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे अपने जूते कहाँ नाचते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें कभी कमरे से बाहर आते नहीं देखा था। जब राजा ने पुकारा तो राजा के पुत्रों और गिनती के पुत्रों, रईसों के पुत्रों और निचले पद के पुत्रों ने उत्तर दिया।
हर कोई जो आया वो एक रात के लिए राजकुमारी के कक्ष के दरवाजे पर पहरा दे रहा था और हर सुबह राजा बेसब्री से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उसे हमेशा बताया जाता था कि युवक गायब हो गया है और कोई भी यह नहीं बता सकता कि क्या हुआ था। उसका कोई पता नहीं चल सका है। कुछ ही समय में 11 आदमियों ने इसे झेला था और अब दूसरों का दिल हार गया। अब कोई भी पहरा देना नहीं चाहता था और एक एक करके वे एक लड़की के लिए अपनी जान जोखिम में डाले बिना फिर से घर चले गए। राजा को यह पीड़ा हुई कि 11 युवा उसकी बेटियों के कमरे के बाहर से गायब हो गए थे और अब उसने सोचा कि उसे एक दिन में 12 जोड़ी नए जूते खरीदने के लिए खुद को इस्तीफा देना होगा। लेकिन उसे इस बात का दुख था कि उसकी बेटियां बिना दुल्हन के माल्यार्पण के बूढ़ी हो जाएंगी। बूढ़े और भूरे वे अभी भी आईने के सामने बैठते और अपने बालों को बांधते। इस बीच युवा माली ने अपना काम बखूबी किया। राजकुमारियां उसके फूलों के गुलदस्ते से प्रसन्न थीं और मुखिया माली लड़कों की निपुणता से प्रसन्न थे। जब बालक ने फूल दिए तो उसने कभी भी राजकुमारियों की ओर देखने के लिए ऊपर नहीं देखा। लेकिन जब उसने सबसे छोटी राजकुमारी को गुलदस्ता दिया तो वह एक चपरासी की तरह शर्मा गया और उसका दिल ऐसे धड़क उठा जैसे वह फटने वाला हो। बेशक राजकुमारी ने देखा और उसने सोचा कि यह उसके शर्मीलेपन के कारण है। यह उसके लिए हर दिन ऐसा ही था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इतनी खूबसूरत राजकुमारी उसके लिए नहीं है और उसे गुस्सा आता था कि उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। लेकिन वो एक रात के लिए उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होना पसंद करता। लेकिन फिर उसने उन 11 अन्य लोगों के बारे में फिर से सोचा जो वापस नहीं आए थे और इस तथ्य के बारे में भी कि वह अपनी नौकरी खो सकता है और यहाँ तक शाही दरबार से निष्कासित भी किया जा सकता है। तब शायद उसके लिए राजकुमारी को देखने का और कोई अवसर न होता, क्योंकि वह राजकुमारियों के आकर्षण और सुंदरता से और विशेष रूप से सबसे छोटे बच्चों की दयालु आंखों से इतना मुग्ध था कि उसने सोचा कि अगर वह हर सुबह उनकी बर्फ सफेद उंगलियों को नहीं छू सकता है तो जीवन जीने लायक नहीं रहेगा। एक रात जब वो राजकुमारी के बारे में सोचते हुए सो गया तो घाटी में उसे जो परी दिखाई दी थी वो फिर से एक सपने में उसके पास आई। उसने उससे कहा, बगीचे के पूर्वी कोने में जाओ, वहां तुम्हें 2 युवा लॉरेल के पेड़ दिखाई देंगे। एक लाल रंग का है, दूसरा गुलाबी है। इसके आगे आपको एक सुनहरा रैक, एक सुनहरा पानी का डिब्बा और एक चांदी का तौलिया मिलेगा। उन दोनों युवा वृक्षों को लो, 2 सुंदर गमलों में लगाओ, सुनहरी रैक से पृथ्वी को ढीला करो और उन्हें सोने के जग से सींचो, फिर उन्हें चांदी के तौलिए से सुखाओ। अपनी आंखों की रोशनी की तरह उनकी रक्षा करो, क्योंकि जब वे एक आदमी की ऊंचाई तक बढ़ गए हैं वे आपको वह सब कुछ देंगे जो आप उनसे करेंगे। उसके द्वारा उसे ये सटीक निर्देश दिए जाने के बाद युवा माली का लड़का उसे धन्यवाद देने से पहले परी फिर से गायब हो गई। उसने मुश्किल से अपनी आंखों से नींद को पोंछने और अपनी थकान मिटाने के लिए समय निकाला, लेकिन तुरंत बगीचे में आ गया। उसने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा परी ने वर्णन किया था और जोर से खुशी का ठहाका लगाया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को चुटकी ली कि वह अब सपना नहीं देख रहा था। बाहर पहुंचा और सावधानी से युवा पेड़ों को पकड़ लिया। अब से उसने उनकी अच्छी देखभाल की, सोने की रैक से पृथ्वी की खुदाई की, उसे सोने के पानी के डिब्बे से सींचा और चांदी के तौलिए से सुखाया। उसने वास्तव में उनकी रक्षा की जैसे कि वे उसकी दृष्टि थे, जैसे परी ने उसे आज्ञा दी थी। लॉरेल के पेड़ तेजी से ऊंचे और मजबूत होते गए और कुछ ही समय में वे काफी ऊंचाई तक बढ़ गए। 2 पेड़ों को इतना सुंदर पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। जब वे एक आदमी के आकार तक पहुंच गए तो लड़का क्रिम्सन के पेड़ के पास गया और उससे बात की जैसे परी ने उसे सिखाया था। लॉरेल ट्री, मैंने तुम्हारी धरती को एक सुनहरी रैक से ढीला कर दिया है। मैंने तुम्हें धोया है, सोने के घड़े से छिड़का हुआ पानी और चांदी के तौलिए से सुखाया। अब कृपया मुझे मेरी इच्छा दे, मैं किसी भी समय खुद को अदृश्य बनाने में सक्षम होना चाहता हूँ। चकित उसने देखा कि कैसे तुरंत पेड़ की एक कली अंकुरित हो गई। वह तेजी से बड़ा हुआ, टूट गया और इतनी सुंदरता के फूल के रूप में सामने आया कि माली का लड़का उसकी गंध को अंदर लेने के लिए नीचे झुक गया। वो बाहर पहुंचा और फूल को तोड़कर अपने बटन होल में रख दिया। शाम को जब राजकुमारियों को बंद कर दिया गया तो उन्होंने खुद को अदृश्य बना लिया और उनके साथ कमरे में प्रवेश किया। तब उसने देखा कि वे सोने नहीं जा रहे थे, लेकिन बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वे अपने बालों में कंघी कर रहे थे और शानदार बॉल गाउन पहने हुए थे। वो यह देखने के लिए करीब रहने के लिए दृढ़ था कि वे कमरे से कैसे बाहर निकले, वे कहाँ गए और वे क्या करेंगे। अंत में सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा, क्या तुम तैयार हो लड़कियों? हम तैयार हैं, बहनों ने उत्तर दिया। तब उसने अपना पांव भूमि पर थपथपाया और वह तुरंत खुल गया और इस द्वार से वे सब जाकर एक तांबे की दीवार के पास आ गए। जैसे ही वे उसके सामने खड़े हुए, सबसे बड़ी राजकुमारी ने फिर से अपने पैर पर मोहर लगाई और इस बार एक तांबे का द्वार खुल गया। जैसे ही वे गेट से गुजरे, माली का लड़का गलती से सबसे छोटी राजकुमारी की ट्रेन पर चढ़ गया। चौंका, वह मुड़ी और अपने पीछे किसी को न देखकर अपनी बहनों को पुकारा, बहनों, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगा कि कोई मेरी ट्रेन में कदम रख रहा है। बहनों ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखकर उन्होंने कहा, मूर्ख मत बनो बहन, यहाँ कोई नहीं है। कौन हमारे पीछे हो? एक मुगध पक्षी भी इस तरह से नहीं मिल सकता है। बेहतर होगा कि आप सावधान रहें अपनी पोशाक को कांटों की झाड़ी में फंसाने के लिए। हमेशा इतना डरो मत, हो सकता है कि कोई जानवर आपकी पोशाक में फंस गया हो। सबसे छोटी राजकुमारी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन लड़का उसके पीछे अदृश्य रह गया। अब वे एक जंगल से गुजरे जिसके पत्ते चांदी के थे। फिर उन्होंने शुद्ध सोने की पत्तियों के साथ एक और जंगल पार किया और उसके बाद 1/3 जिसके पत्ते हीरे और चमकते रत्नों के थे।
अंत में वे एक बड़े सरोवर के पास पहुंचे जिसके बीच में एक पहाड़ निकला हुआ था और पहाड़ की चोटी पर एक महल खड़ा था जो उस लड़के से कहीं ज्यादा खूबसूरत था जिसे उसने सपने में देखा था। यहाँ तक कि राजा का महल भी उन चमचमाती दीवारों की तुलना में खराब था जो सूरज से भी तेज चमकती थी। लेकिन वे मुगध थे, जो कोई भी दीवार पर चढ़ता था वह सोचता था कि वो नीचे जा रहा है और जो नीचे आया वह सोचता था कि वो ऊपर जा रहा है। झील के किनारे अपनी नावों के साथ सोने में लिपटे 12 नाविक इंतजार कर रहे थे और प्रत्येक राजकुमारी एक नाव में सवार हो गई जो तुरंत किनारे से हट गई। अदृश्य माली का लड़का छोटी राजकुमारी की नाव में चला गया। नाव में पानी के ऊपर धीरे से सरकने लगी। सबसे छोटी राजकुमारी वाला केवल एक ही पीछे रह गया और ऊर को ऐसा लगा कि नाव आज के सामान्य दिनों से भारी है। जब वे झील के बीच में पहाड़ पर पहुंचे तो उनके कानों तक संगीत पहुंचा जिसने इसे सुनने वाले को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकुमारियां महल में घुस गईं और तुरंत उन युवा सज्जनों के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया जो वहां इंतजार कर रहे थे। माली का लड़का हमेशा हाथ में रहता था। वो मुश्किल से अपनी आंखों पर विश्वास कर सकता था। बॉलरूम इतना विशाल था कि कोई भी अंत से अंत तक मुश्किल से देख सकता था। दीवारों को सोने और कीमती पत्थरों से सजाया गया था और मोमबत्तियों को सोने की मोमबत्तियों में जला दिया गया था और कमरे को दिन के रूप में उज्ज्वल कर दिया गया था। सबसे पहले माली का लड़का सभी अजूबों को देखने के लिए एक कोने में रुक गया, लेकिन लंबे समय तक इसने उसे अपने कोने में शांत नहीं रखा। वह उठा और इधर उधर भी घूमा क्योंकि इस संगीत के साथ आपको बस नाचना और कूदना था। यहाँ तक मेज, कुर्सी और दिए भी नाचने लगे। अंग, बांसुरी, गिटार, बेसून, बैकपाइप और हर वाद्य जिसे आप सोच सकते हैं उतनी खूबसूरती से बजाया जाता है जितना कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बेहतर नहीं कर सकते। और फिर गोल नाच। राजकुमारियों ने धधकती लपटों की तरह इधर उधर घूमते हुए एक ताल नहीं छोड़ी जो अंततः धुएं में बदल गई। वे भोर तक एक के बाद एक नृत्य करते रहे और उनके जूते फटे हुए पैरों से गिर गए। संगीत टूट गया और अचानक कमरे के बीच में एक मेज थी जो दुनिया की स्वादिष्ट चीजों के नीचे झुकी हुई थी। सब लोग बैठ गए और जो कुछ दासों ने उनके बड़े कशीदाकारी वस्त्र पहने हुए उन्हें सौंपे थे वही खाया और पिया। माली का लड़का एक कोने में चला गया और देखा कि दूर से क्या हो रहा है। उसके मुंह में पानी आ गया। जब गोलमेज समाप्त हो गया तो राजकुमारियां ठीक वैसे ही लौटी जैसे वे आई थी। माली का लड़का फिर उनके पीछे आ गया। जंगल में जहां सभी पत्ते चांदी के थे उसने अपने ऊपर लटकी एक शाखा को तोड़ दिया। तब सारे जंगल में कपकपी मच गई और वृक्ष झुक गए, लेकिन शाखाओं से एक भी पत्ता नहीं गिरा। लड़कियां चौंक गईं। यह क्या हो सकता है बड़ी बहन, यह क्या होगा? सबसे बड़े ने उत्तर दिया, वह नन्ही चिड़िया जिसका घोंसला हमारे महल के चच में है वह पत्तों से उड़ी होगी क्योंकि केवल वही यहाँ आ सकती है। लड़कियां चलती रहीं और उसी तरह अपने कमरे में दाखिल हुई जिस तरह से वे निकली थीं। अगली सुबह जब माली के लड़के ने राजा की बेटियों को गुलदस्ते सौंपे, हमेशा की तरह उसने सबसे छोटी राजकुमारी के लिए फूलों के बीच चांदी की टहनी को कुशलता से छिपा दिया था। उसे देखकर वो बहुत हैरान हुई क्योंकि वह यह नहीं बता सकती थी कि यह शाखा उसके फूलों के बीच कैसे आ सकती है। अगली शाम वही हुआ। लड़के ने चुपके से राजकुमारियों का फिर से पीछा किया। केवल इस बार उसने सबसे छोटी बहन के फूलों के बीच सोने के जंगल से एक टहनी ली और फिर सबसे बड़ी बहन जंगल के पेड़ कांपने पर दूसरों के डर को शांत किया। अगली सुबह सबसे छोटी राजकुमारी को अपने फूलों के साथ सुनहरी टहनी मिली और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा की और टहलने के बहाने बगीचे में चली गई। जब वह माली से मिली तो उसने उससे पूछा, तुम्हें वह शाखा कहाँ से मिली जो तुमने मेरे फूलों के बीच बांधी थी? आप जानते हैं कि केवल बहुत अच्छी तरह से। राजकुमारी, क्या इसका मतलब यह है कि आपने हमारा अनुसरण किया है और जानते हैं कि हम हर रात कहाँ जाते हैं? आप कैसे प्रबंधित करते हैं कि हम में से किसी ने आपको नहीं देखा है? वह मेरा रहस्य है। तो यह सोना ले लो और अपनी रात की खोजों के बारे में किसी को एक शब्द भी न बताएं। मैं अपनी चुप्पी नहीं बेचता। राजकुमारी, अगर मैं सुनता हूं कि आप इसके बारे में एक शब्द कहते हैं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, राजकुमारी ने कहा। लेकिन जब वह राजसी थी तो उसने उसके लिए अपने दिल में कोमलता महसूस की। तीसरी रात उसने फिर से बहनों का पीछा किया, पहले की तरह अदृश्य, और हीरे के जंगल में एक टहनी तोड़ दी। फिर से पूरे जंगल में एक आंदोलन चला और एक बार फिर सबसे बड़ी ने अपनी छोटी बहन को सांत्वना के शब्दों से शांत किया। लेकिन जब ऐसा हुआ तो सबसे छोटी बहन का दिल एक अभूतपूर्व खुशी से भर गया। अगले दिन जब उसने अपने फूलों के बीच हीरे का पत्ता पाया तो उसने माली के लड़के पर एक गुप्त नजर डाली और पाया कि वह शायद ही किसी रईस या राजा के बेटे से अलग था। वह इतना सुंदर और सुंदर दिखाई दिया। माली के लड़के ने भी चुपके से राजकुमारी की ओर देखा और देखा कि वह विचारशील और स्वप्निल दिख रही है। हालांकि उसने ध्यान न देने का नाटक किया और हमेशा की तरह अपने व्यवसाय के बारे में चला गया। दूसरी बहनों ने दोनों को देखा और सबसे छोटी बहन का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हर बात पर कुछ नहीं कहा और अपनी खुशी छिपा ली। जब बहनें फिर से महल में एक साथ बैठी थीं, तो सबसे छोटी ने उन्हें माली के लड़के के बारे में वो सब कुछ बताया जो वह जानती थी। तब उन्होंने अपना सिर एक साथ रखा और अन्य 11 जवानों की तरह उसे अपना दिल और आत्मा खो देने की योजना बनाए। हालांकि उसने अदृश्य रूप से उनका अनुसरण किया था और उन्हें सुन लिया था। जब उसने सब कुछ सुना तो वह लॉरेल के पेड़ के पास गया और गुलाब के रंग के पेड़ से कहा, लॉरेल का पेड़, लॉरेल का पेड़, मैंने तुम्हारी धरती को एक सुनहरी रेख से ढीला कर दिया। मैंने एक सोने के जग से पानी छिड़का और तुम्हें चांदी से सुखाया तौलिया। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे ज्ञान और धन दो। तभी पेड़ पर एक बड़ी कली खुल गई और एक सुंदर फूल के रूप में खिल गई। उसने उन्हें तोड़ लिया और अपने हृदय में लगा लिया।
उसी क्षण उसकी त्वचा पर झाया गायब हो गई और वह राजा के पुत्र की तरह शुद्ध और नाजुक हो गई। उसने महसूस किया कि उसके सिर में कुछ चल रहा है जिसे वह समझा नहीं सकता और उसे अपने आसपास की चीजों को अलग अलग आंखों से देखने के लिए कहा। और वो राजा के पुत्र की तरह चमकते हुए दुपट्टे में लिपटे हुए खड़ा था। इसलिए वो राजा के पास गया और एक रात के लिए राजकुमारी के कक्ष के द्वार पर पहरा देने की अनुमति मांगी। राजा को उसकी जवानी पर दया आई और उसने उसे अपनी योजना से दूर करने की कोशिश की, लेकिन लड़का शांत नहीं था और इसलिए राजा ने आखिरकार अपनी सहमति दे दी। बेशक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके सामने माली का लड़का खड़ा है, वह वैसे ही बदल गया था। जब राजा ने उसे अपनी बेटियों से मिलवाया, यह विश्वास करना कठिन है, उनमें से किसी ने भी उसे पहचाना नहीं। सबसे कम उम्र की ही शक उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि उसे देखते ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वे उस रात नृत्य करने के लिए निकले तो वे उसे अपने साथ ले गए। वे फिर से मुगध महल में पहुंचे और खाने के लिए बैठने से पहले लगभग भोर तक नृत्य किया। उसे वो पेय दिया गया जो उसे सब कुछ भूलने के लिए था, जैसा कि उससे पहले अन्य 11 युवकों के साथ हुआ था। फिर वो सबसे छोटी राजकुमारी की ओर मुड़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, क्या तुम चाहते हो कि मैं पीऊं? अगर तुम इतने हृदयहीन हो तो मैं तुम्हारे प्यार के लिए मरने को तैयार हूं। नहीं, मेरा दिल ठंडा नहीं है। तुम्हारे प्यार की आग ने उसे गर्म कर दिया है। मत पियो। मैं बिना प्यार के राजा की बेटी की बजाय माली की पत्नी बनना पसंद करूंगी। उपस्थित सभी लोगों ने सुना था कि दोनों क्या कह रहे थे। अचानक जादू गायब हो गया, महल एक भूत की तरह गायब हो गया और राजकुमारियों और उनके सिपाहियों ने खुद को राजा के दरबार में फिर से पाया। जब राजा ने अचानक उसे अपने सामने देखा तो वह विस्मय से अवाक रह गया और अपनी दाढ़ी को दोनों हाथों से सहलाया। जब माली के लड़के ने उसे रात के सभी कारनामों के बारे में बताया तो उसने उसे शादी में सबसे छोटी बेटी दी और उसके बाद उसने अपनी अन्य बेटियों की शादी राजाओं और रईसों के 11 पुत्रों से करने की सहमति दी। उसने उन सभी को उनके अपने राज्य में लाने का वचन दिया। इन सब बातों पर सारे देश में बड़ा आनंद हुआ। ऐसा आनंद हुआ कि 100 भाषाएं उसका वर्णन नहीं कर सकती। शादी समारोह में सैकड़ों मेहमान आए, संगीतकारों ने बजाया, खाने पीने की चीजों के वजन के नीचे मेजें बंधी हुई थी। हर कोई खुश था कि राजकुमारियों की शादी होनी थी और बहुत से लोग जानना चाहते थे कि यह शादी कैसे हुई। आखिरकार एक राजकुमारी के हाथ के लिए शादी करने वालों के पास था पहले गायब हो गया। शादी की पूर्व संध्या पर युवा राजकुमारी ने अपने मंगेतर से यह भी पूछा कि उसने गुप्त जादू और उसके रात के भागने की खोज कैसे की, और उसने उसे पूरी कहानी बताई। लेकिन वो अलौकिक शक्तियों वाले पुरुष से शादी नहीं करना चाहती थी, वो एक साधारण आदमी चाहती थी। सो वो उस बाटिका के कोने में गई जहां लहंगे के पेड़ खड़े थे और उन्हें ढा दिया और आग लगा दी। आखिरकार वे सभी शादीशुदा थे और एक साथ बड़े होने तक खुशी खुशी साथ रहने लगे। सुनने के लिए धन्यवाद। एक थम्स अप और एक सदस्यता की सराहना की जाएगी। कई रोमांचक कहानियों और परियों की कहानियों का पालन करेंगे।